बार वो लिस्ट सौंपी जाए। रोहित जी, आपके पास एक लिस्ट है, वो आप मुझे दे दीजिए। देखिए, आकाश की ऊंचाई को नापने में उतरने का प्रयास, सीमाओं पर सीना तानने का हौसला हो या तकनीक को नए आयाम देने की चुनौती, युवा कंधे बहुत बखूबी काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को साबित कर रहे हैं। हमारे बीच में युवा शक्ति मौजूद है, अलग अलग क्षेत्र से हमारे बीच मेहमान हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले महंत लोकेश दास जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। देवभूमि और देवभूमि में महंत संत, आपकी परंपरा, आपकी रवायत, आपकी जो सोच है वो देवभूमि को असल में देव बनाती है। आपकी ओपिनियन मैं सबसे पहले चाहूँगी, क्योंकि आप संत समाज से आते हैं, आप अपने उत्तराखंड को कैसे देख रहे हैं? हेलो, सर्वप्रथम मैं सभी को मेरा जय श्री राम, जय माँ गंगे। सर्वप्रथम इस देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ये देवभूमि भी है और ये एक वीर भूमि भी है, देवताओं की भूमि है और ये वीरों की भूमि है, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के हर गांव में से, हर एक घर में से एक वीर हमारी रक्षा के लिए तैनात होता है। तो ये देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है, क्योंकि उत्तराखंड की भूमि माथे को चूमकर स्वागत करती है। फिजाएं इतनी नशीली कि फीका तेरा हर जाम हो जाए, आपका दिल सुंदरता का गुलाम हो जाए, यहाँ का जवान जब दहाड़े तो कोहराम हो जाए। ये उत्तराखंड की भूमि है जनाब, यहाँ रावण भी कदम रखे तो राम हो जाए। ये मेरे उत्तराखंड की भूमि है और इस उत्तराखंड की भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं धर्मेंद्र चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हरिद्वार में हजारों संत है, लेकिन आपने मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज का विषय उत्तराखंड को रखा है। उत्तराखंड मेरी माँ है, उत्तराखंड मेरा प्राण है, उत्तराखंड ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उत्तराखंड के लिए महंत लोकेश दास ने कभी भी बात होती है, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए महंत लोकेश दास अपने प्राणों की भी बलि दे सकता है। यहाँ की जो संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, और अभी कुछ सुनने में पहले, इससे पहले भू कानून को लेकर बात आई थी, क्योंकि हमारे भू कानून अभी चल रहा था, न जाने बाहर के कितने लोग यहाँ पर बस गए हैं। और मैं उत्तराखंड की सरकार से निवेदन करूंगा, जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं यहाँ से, वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे हैं, जहां पर उनको बचपन, जिन्होंने अपना बचपन बिताया, जिन घरों में अपने पैरों से हाथ लगाकर चलना सीखा, उनको छोड़कर बाहर जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, हमारे उत्तराखंड वासियों को बाहर ना जाना पड़े, और जो हम बाहर जा रहे हैं उसका फायदा बाहर के लोग उठा रहे हैं। वो यहाँ पर आकर जमीनें खरीद रहे हैं, और इससे क्या है, हमारी जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, हमारे परंपराएं हैं, वो सब ध्वस्त होता जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है, उत्तराखंड में लोग पलायन ना करें, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। ठीक है, हम इन तमाम मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ हैं। नेहा जोशी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी युवा मोर्चा की। राजनीति के लिहाज से जब युवा कंधे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं लोगों की। आपसे एक बदलाव की बयार बहे, आपसे एक बदलाव की उम्मीद लोग करते हैं। क्या लगता है, राजनीति के लिहाज से आज अपने आप को कहाँ पाते हैं? धन्यवाद। नमस्कार सभी को आज इंडिया न्यूज़ के कॉन्क्लेव में। और जैसा कि मुझसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि भी है, सैन्य भूमि भी है, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो एक पोटेंशियल है, हम कहते हैं भारत एक युवा देश है, 50% आज भारत की जो जनसंख्या है वो 35 साल से नीचे है, और यही जो एक ट्रेंड है आप उत्तराखंड में भी देखते हैं। तो उत्तराखंड में जो युवाओं का एक पोटेंशियल है, उसको अनलॉक करने की जो ज़रूरत हमेशा से थी, उसकी शुरुआत मुझे लगता है जिस संगठन से मैं आती हूँ, जिस पार्टी से मैं आती हूँ, और जिसकी सरकार यहाँ पिछले 4.5 साल से चल रही है, उस पार्टी ने एक ईमानदार कोशिश ये करने की है। आत्मनिर्भर भारत आपके लिए एक नारा हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी एक उत्तराखंडी युवा से पूछें तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड जो है एक्चुअली में वो एक वे ऑफ लाइफ है। आप देखिए, उत्तराखंड में हमेशा से एक मानसिकता रही है एक सरकारी नौकरी पाने की। बहुत सारे मेरे युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं,
और एक हमेशा से एक जो पॉपुलर नैरेटिव रहा है कि आप बीए करें, एमए करें, कोई एग्ज़ाम पास करें और कोई भी सरकारी नौकरी की व्यवस्था में आप आएँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड में बदलाव आया है और आत्मनिर्भरता की तरफ हमारे जो युवा हैं वो गुजर रहे हैं। पिछले 4 सालों में 99 स्टार्टअप्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज लगाए हैं, कुछ बड़े उद्योग भी लगे हैं, ये सारे स्टार्टअप्स उत्तराखंड के लोकल युवाओं ने लगाए हैं और सरकार के सहयोग से लगाए हैं। तो एक युवा होने के नाते और एक पॉलिटिकल एक्टर होने के नाते मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ये जो आत्मनिर्भरता है इसके मंत्र को और आगे बढ़ाने के लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। आई फील टैलेंट की हमारे प्रदेश में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। जितने मेरे साथी आज युवा साथी यहाँ पर भी बैठे हैं, इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी दे कैन प्रॉबेबली ओवरशैडो पीपल फ्रॉम एनी अदर स्टेट। कमी आती है अपॉर्चुनिटीज़ की, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को उत्तराखंड तक लाना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे उत्तराखंड के कॉलेजेस के बच्चे, स्कूल के बच्चों तक लाना, हमारे पहाड़ के बच्चों तक लाना, बिल्कुल आप बहुत इसकी सही, जिम्मेदारी हम बहुत। युवाओं की है। हम स्पेशली जो आने वाली पीढ़ी के जो राजनेता होने वाले हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जैसे जिस तरीके से अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ खुलने वाली है, FTII की एक शाखा यहाँ खुले, बड़े बड़े जो हमने देखा है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अब यहाँ पर आ रहे हैं, एम्स, दूसरा एम्स बनने यहाँ पर जा रहा है। कोशिश करनी है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे डोर स्टेप पर आए, बिकॉज लाइक आई सेड टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, संभावनाओं का प्रदेश है और संभावनाओं पर चर्चा होनी चाहिए और युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज के सत्र में हमने सभी युवाओं को यहाँ आमंत्रित किया है। अनुकृति जी, आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, बहुत एक जो महिला सशक्तिकरण को लेकर सही मायनों में आगे बढ़ना चाहिए। जिन महिलाओं को दरकार है आज की घर की चारदीवारी से निकलकर अपनी जगह बनाएं, उन लोगों के लिए काम करना अपने आप में बहुत अच्छा काम है। बहुत बेहतरीन विज़न के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक युवा होने के नाते, जैसे कि अभी जिक्र किया है यहाँ पर नेहा जोशी जी ने भी, कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ वुमेन, आप जैसे महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, किस तरह की संभावनाएं और बढ़नी चाहिए? क्या और है जो समय की मांग है? जी बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार, और इंडिया न्यूज़ का मैं बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि इस मंच पे आने का उन्होंने मुझे मौका दिया है। जैसे कि आज हम उत्तराखंड को जानते हैं, मुझे लगता है उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है। अगर मैं आज अपने नेतृत्व की भी बात करूँ तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी युवा हैं, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से जो युवा ऊर्जा है वो पूरे प्रदेश के अंदर आज हमें मिल रही है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करूं तो मुझे जब 2018 में मैं वापस उत्तराखंड आई तो क्योंकि ड्यूरिंग इंटरनेशनल पैजेंट्स और जब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी तो मुझे हमेशा गर्व हुआ ये कहते हुए कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, पहाड़ की बेटी हूँ, पहाड़ से आती हूँ। लेकिन जब मैं वापस 2018 में आई तो पहाड़ से आती हूँ, पहाड़ की बेटी हूँ, तो ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पहाड़ों में जो हमारी बहनों की स्थितियाँ थी, जो हमारी बहनों की परेशानियाँ हैं, वो मैं बखूबी समझती हूँ। उनके उस इमोशन को समझती हूँ, उनकी उस दर्द को समझती हूँ जो हमारी पहाड़ की बहनें, हमारी पहाड़ की महिलाएं हमारे उत्तराखंड में देख रही हैं। मेरी कोशिश यही थी कि मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ, एक माध्यम बन पाऊँ कि हमारी उत्तराखंड की बहनें, हमारे उत्तराखंड में महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना पाएँ। इसी कोशिश के साथ सन 2018 में हमारी संस्था ने पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं का प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया और आज मुझे खुशी है कि पूरे उत्तराखंड में हमने 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। क्योंकि मेरे अनुसार अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो आई फील दैट वुमेन हैज़ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब एक महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती देन शी इज़ रेडी, शी इज़ केपेबल इनफ टू टेक हर डिसीजंस इन लाइफ। और उसी उद्देश्य के साथ, उसी एम के साथ आज मैं पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि जो मेरा युवा, आज कोरोना के दौरान हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे युवा भाई मेरे वापस पहाड़ में आ गए, लेकिन पहाड़ में आ गए अब करेंगे क्या? तो जब मैं पहाड़ों में जाती थी, कई बार मैं अपने सेंटर्स देखने जब पहाड़ में जाती हूँ तो उनका मुझसे एक ही बात कहनी होती थी, दीदी वापस तो आ गए, ये जॉब छूट गई, इस होटल से वापस आ गया, अब क्या करूँगा? तो मेरी कोशिश यही है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स, अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ बात करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उत्तराखंड जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में आता है, अगर हम अपनी ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान देते हैं, अगर हम एक ऑर्गेनिक खेती के मॉडल को अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाएं तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। आज अगर युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है रोजगार, लेकिन वो रोजगार चाहे कोई भी सरकार आए, ये संभव नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो, सारी सरकार सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकती।
ये बात बखूबी हमको समझनी पड़ेगी। मैं युवाओं से भी यही अनुरोध कर रही हूँ कि ये बात समझनी पड़ेगी और हमारी कोशिश यही है कि आत्मनिर्भरता को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री भी लगातार जोर दे रहे हैं और उसी विजन को कहीं ना कहीं आप युवा नेतृत्व आगे भी बढ़ा रहे हैं। जोगिंदर सिंह पुंडीर राष्ट्रीय किसान मोर्चा सदस्य हैं। जोगिंदर सिंह जी, संसद से लेकर सड़क तक किसानों का जो मुद्दा है इस वक्त वो बड़ा ही गर्म मुद्दा है। अगर हम राज्य की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो आप यहाँ के किसानों को, यहाँ की खेती को, एग्रीकल्चर को कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं इंडिया न्यूज़ को बधाई देता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ पर इतना अच्छा आयोजन किया। देखिए, किसानों की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। जोगिंदर सिंह जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कुंवर दिव्य प्रताप सिंह हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं शूटिंग के क्षेत्र में। आपका बहुत स्वागत है कुंवर दिव्य प्रताप सिंह। देखिए, हमने इस मंच पर कोशिश ये की है कि राजनीति से लेकर, खेल से लेकर, धर्म से लेकर, किसानों के मुद्दे पर युवा नेतृत्व बात कर सके, एक ऐसा मंच हमने सजाने की कोशिश यहाँ पर की है। जोगिंदर सिंह जी, आप अपनी बात आगे रखिए। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ बैठे तो हमारे साथ आचार्य जी भी हैं जो देवभूमि हमारी सनातन संस्कृति की दोहक है। हमारी बहनें भी, बेटियाँ भी बैठी हैं, दोनों जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारा जो बालक आया ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का नाम कर रहे हैं। मैं इन सबको बधाई और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। किसानों की बात आपने कही तो भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति पे चलती है वहाँ पर सबसे पहला ही नारा हमारा था, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। अभी अनुकृति जी बोल रही थी कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब, अगर जो कहीं 10,000 की जॉब है तो वहाँ 1 लाख युवा हमारा उस लाइन में खड़ा है, बाकी लोग क्या करेंगे? तो उसी के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे प्रदेश में हमारे युवा नेतृत्व माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, 22,000 जो रिक्त पद थे उनको भरा जाएगा। और हमारी जो अब शिक्षा नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है, संस्कार परक और रोजगार परक। स्टार्टअप योजना को उसी में देखें आप, कौशल विकास योजना को उसी में देखें, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। किसानों की समस्या जो उस समय पंडित दीनदयाल जी का सपना था, हर खेत को पानी, मतलब हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश था और आर्थिक रूप से भी हम कृषि पर निर्भर थे। हर खेत को पानी का वो सपना था और हर हाथ को काम, मतलब एक सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत, तभी हम परम वैभव की ओर इस माँ भारती को ले जा पाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 वर्षों तक जो पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया, उन्होंने कभी किसान के लिए कोई काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि इस देश का विभाजन धर्म के नाम पे करने के बाद इस देश को चलाने वाले 2 लोग थे, खेत में किसान और सीमा पर जवान। बिना किसी घोषित युद्ध के 2 से 3 की संख्या में रोजाना हमारा जवान हताहत होता था और रोजाना जिसको अन्नदाता कहा, वो रोजाना किसी न किसी अभाव में वो आत्महत्या करता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने किसानों के लिए मात्र पूर्ववर्ती सरकारों की भांति कोल कल्पित घोषणा नहीं की। उन्होंने कृषि को सशक्तिकरण के साथ वो समृद्धशाली कैसी हो खेती किसानी, उसके साथ वो कृषि विधेयक लेके आए। स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन चलिए ये राजनीति की बातें हो गई, हम कृषि की बातें कर रहे थे। आयोग को रिफॉर्म करके उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और वो कैसे, ठीक है, इस पर मैं आऊंगी, सभी मेहमानों को वक्त देना जरूरी है। कुंवर दिव्य प्रताप सिंह, आप खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाती है तो देखिए अभी भी हमने देखा ओलंपिक पैरालंपिक में भी कुछ चुनिंदा चेहरों को छोड़कर, क्या लगता है आपको खेलों के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितना काम होना बाकी है? सबसे पहले सबसे नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक में हमारे प्रदेश के काफ़ी खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, लेकिन देखिए जब से हमारी नई सरकार आई है, इन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। सरकारें पहले भी रही हैं, डिपार्टमेंट पहले भी रहा है, खिलाड़ी पहले भी रहे हैं, लेकिन जितना बदलाव आज के समय में आया है, जितनी सहूलियत और फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं, अब जितने हमारे कोचेज़ होते हैं, बेटर ट्रेनिंग मिलती है, और जैसे हमारा प्रदेश उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी खिलाड़ी हैं। यहाँ से एक तो देखिए मैं ही हूँ, काफ़ी अन्य लोग भी हैं, एक मेरे मित्र हैं शूटिंग में, वो ओलंपिक में गए थे, उनका थोड़ा परफॉर्मेंस का चलिए खैर वो रहने देते हैं, और पैरालंपिक में भी काफ़ी लोग गए हैं। तो हमारे यहाँ जो है लोग काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और जैसे हमारे अभी नए मुख्यमंत्री युवा पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं, वो भी जो है स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं।
मैं भी उनसे पिछले दिनों कई बार लेकिन मिला हूं। सवाल ये वहीं पर खड़ा है ना, परफॉर्मेंस का क्या? परफॉर्मेंस में दिख क्यों नहीं रही वो बात? जब प्रदर्शन करते हैं तो उस प्रदर्शन में वो प्रयास दिख क्यों नहीं रहे, वो एफर्ट्स दिख क्यों नहीं रहे? देखिए, लंबे समय से चलता आ रहा है, कोचिंग ढंग से नहीं थी, अब मिलनी शुरू हुई है। मैंने भी जो है जूनियर्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, और कोचिंग के लिए हमें जो है बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पे एडुकेट कोचिंग हमें मिलती नहीं है। उसमें भी हमारे को गवर्नमेंट का संरक्षण रहता है, गवर्नमेंट हमें उसको फैसिलिटेट करती है, बाहर आना जाना रहना, ट्रेनिंग करना। और लेकिन आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ कि जैसे सरकार की नीतियाँ बदली हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो आगे जाके परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, इस बात की गारंटी है। चलिए ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड प्रगति की राह पर आगे बढ़े। नेहा जी, सारी बातों को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आता है, आंकड़े भी कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इसी राह पर यूं बेरोजगारी बढ़ती रही तो क्या हम तस्वीर को बदल पाएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जब तक किसी भी स्टेट में है, किसी भी एक समाज में है, लोगों के पास काम नहीं है, तो बहुत सारी और भी परेशानियां उस समाज में पैदा होती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो एक फोकस और एक राजनीतिक, मुझे लगता है एक नैरेटिव जो बनाया गया उत्तराखंड के अंदर, मैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो राजनेता रहे हैं पहले, मैं उनको भी इस बात के लिए दोषी मानूंगी कि सिर्फ राजनीति के लिए हमने बार बार लोगों को झुझुरा पकड़ाया कि इतनी नौकरियां सरकार पैदा कर देगी, इतनी नौकरियां सरकार पैदा कर देगी। अभी एक नई राजनीतिक पार्टी भी उत्तराखंड में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, जो कि युवाओं को वादे कर रही है कि इतने लाख रोजगार पैदा कर देंगे। एक आरटीआई के माध्यम से जब इसी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है पूछा गया, तो पता चला पिछले 6 सालों में 406 सरकारी नौकरियां पैदा की हैं उन्होंने। सो ये आज की रियलिटी है कि आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना पड़ेगा, आपको उद्यमों की तरफ देखना पड़ेगा, आपको स्वरोजगार की तरफ देखना पड़ेगा। अगर पिछले 5 साल में 99 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स उत्तराखंड के अंदर तैयार हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो अगर एक स्टार्टअप, मैं कह रही हूँ, कम से कम 10 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने जॉब्स वो क्रिएट कर रहा है। पिछले साल जब कोविड का आउटब्रेक हुआ और बहुत सारे हमारे युवा प्रदेश में वापस आए, और लगातार क्योंकि मैं युवाओं के बीच में काम करती हूँ, मेरा उनसे मिलना और बात करना होता रहता है, मुझे पता चला कि बहुत सारे वो लोग आज यहाँ रह के छोटे छोटे अपने स्वरोजगार के अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई बिलीव दैट्स अ स्टार्ट। आज प्रदेश की जो सरकार है, वो जो हमारे स्वयं सहायता समूह है, उनको 5 लाख रुपए का ऋण के बिना, ब्याज के बिना का लोन प्रोवाइड कर रही है। किसानों को 3 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के प्रोवाइड कर रही है। ये सारे कदम जो हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने की तरफ है। आप देखिएगा, हमारा जो पहाड़ का युवा है, अगर वो पहाड़ में रहकर ही काम करे, तो जो आई फील कि ये जो पलायन की हम बात करते हैं ना, बड़ी बड़ी की बहुत पलायन बढ़ रहा है, इसको रोकने की जरूरत, पलायन एक सिम्टम है, पलायन बीमारी नहीं है। जो बीमारी है वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी तो है। क्या लगता है कि ये है कि आज इस वक्त पर जो कोशिशें हो रही हैं सरकार की तरफ से, या आप कह रही हैं कि स्वावलंबन पर जोर दिया जा रहा है, तो ये तस्वीर किस हद तक बदलने की संभावना लग रही है? मुझे लगता है कि एक ईमानदार कोशिश हो रही है और एक बहुत सिस्टमैटिक कोशिश हो रही है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, जिसमें 16 प्लांट्स लगाए जाते हैं 25 मेगावाट के। पिछली सरकार में केवल 86 ऐसे प्लांट्स लगाए गए, जबकि इस सरकार में 186 प्लस ऐसे प्लांट्स अभी तक लगाए जा चुके हैं। ये एक ईमानदार कोशिश का नतीजा है। तो इस तरीके की कोशिशें जब कोई सरकार करती है, तो निश्चित ही उसके नतीजे आपको आगे देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अनुकृति जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि स्वावलंबन पे लगातार बात चल रही है, आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम भी कर रही हैं। पहाड़ों की ज़िंदगी कठोर है लेकिन खूबसूरत भी है। पहाड़ों से ही लोग नदियाँ बना देते हैं, मांझी भी यहीं से आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप कितना मुश्किल रहा वो दौर कि उन महिलाओं को निकालना और उनको समझाना, उनको कन्विंस करना? देखिए, एक तो हम लोक कला संस्कृति की जब बात करते हैं तो महिलाएं उन चीज़ों पर काम कर देती हैं, लेकिन उसको आय का जरिया बनाना, उसको आर्थिक स्वावलंबन की तरफ ले जाना, ये समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो कैसे समझाया? जो औरतें आपके साथ हैं, ज़रूरी है बहुत ये चर्चा करना, क्योंकि इससे और लोगों को भी टिप्स मिलेंगे। जी देखिए, अगर मैं उत्तराखंड की महिलाओं की बात कर रही हूँ तो शायद सब लोग मुझसे यहाँ पर इस बात से अग्री करेंगे कि ये प्रदेश जो बना है उसमें हमारी महिलाओं का जो योगदान रहा है, और आज भी
हमारी उत्तराखंड की बहनों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान हमेशा रहता है, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन हो, चिपको आंदोलन हो। उत्तराखंड की महिलाएं हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं। ये बात आप सही कह रही हैं कि एक करेक्ट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत मुझे हमेशा लगी कि उन बहनों को मिलनी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म मुझे हमेशा लगा कि उत्तराखंड के अंदर उस टैलेंट के लिए, उस प्रतिभा के लिए होना चाहिए। और इसी मुहिम को जारी रखने के लिए जब मैंने ये कोशिश की कि हमारी पहाड़ की जो बहनें हैं वो खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। आज अगर मैं बात करती हूँ पौड़ी जिले की, मैं तो हमारे यहाँ भीमल का एक रेशा होता है जो जितने लोग यहाँ पहाड़ी होंगे तो शायद समझ पाएंगे, स्योल कहते हैं हम उसे पहाड़ में। तो बिल्कुल मतलब अनुपयोगी रेशा है, उसको हम मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आप कह सकते हैं। पानी में 3-4 महीने रखते हैं, उसकी लकड़ी को यूज़ कर लेते थे, रेशा निकाल के फेंक देते थे। आज मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन शायद हो सकता है पहली ऑर्गेनाइजेशन हो जो उस भीमल के रेशे को लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जा रही है। हमारी कोशिश है कि जितने 5 स्टार होटल्स हैं, जितनी अच्छी रिजॉर्ट चेन्स हैं, हम कोशिश करें कि वो भीमल के रेशे का बनाया हुआ प्रोडक्ट वहाँ डिस्प्ले हो। तो महिलाओं को, बहनों को मुझे लगता है कि आत्मविश्वास के साथ साथ उनको ज़रूरी है मोटिवेशन। वो मोटिवेशन मिलता है प्लेटफॉर्म से। अगर मैं कहूँ कि आप ये भीमल का काम करना शुरू करें और मैं उनको डायरेक्शन नहीं दे पाऊँ, कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज़ एमलेस हो या डायरेक्शन विहीन हो तो उस चीज़ को जब तक आपका कोई मंजिल नहीं होगी, उसको दिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो वो बिल्कुल इट इज़ यूजलेस। बट मेरी कोशिश यही है कि वो डायरेक्शन में उन्हें दिखाओ, वो प्लेटफॉर्म, वो मार्केट हमने उनके लिए क्रिएट किया है। आज हमारी कोशिश है कि चमोली से लेकर चंपावत तक आत्मनिर्भरता, और मैं कहूँगी कि स्वरोजगार का ये जो कोशिश हमने शुरू की है उसमें मैक्सिमम हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं। आज जो महिलाओं ने हमारे सेंटर में ट्रेनिंग ली है, मुझे खुशी होती जब मैं वापस उस ट्रेनिंग सेंटर में जाती हूँ, तो मुझे खुशी होती जब एक बहन मुझे, मैं नहीं कह रही कि 1 लाख रुपए महीना कमा रही होंगी, पर मुझे खुशी होती है कि बहुत अच्छी बात है। और देखिए जब आर्थिक स्वावलंबन मिलता है तो एक अलग ही इंस्पिरेशन पैदा होती है। एब्सोल्युटली। और हमने जैसे दिस अ वेरी वाइज सेइंग, जब हम कहते हैं इफ वी एजुकेट अ मैन वी एजुकेट अ पर्सन, but if we educate a woman we are educating a society. Similarly, if there is a financial power is in the women's hand, बिल्कुल स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है एक महिला का, उसी से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास पैदा होता है। महन जी, मेरा सवाल आपसे कि चूंकि हमारे पास समय की कमी है, हमारा विषय देवस्थानम को लेकर भी था, हम देवस्थानम और युवाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो वो विषय कहीं ना कहीं अनछुआ रह गया। मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया एक बार देवस्थानम को लेकर भी हो जाए। देवस्थानम को लेकर जो कि सरकार ने जैसे कि वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड है उसके अनुसार कुछ परिवर्तन लाने की सोची थी, लेकिन सभी संतों ने और सभी ने इसका विरोध भी किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनने के बाद तो इस बात को स्वीकार किया था, इसको भंग किया जाएगा। इससे मिलकर हमारा जो युवा भारत साधु समाज का जो संगठन है, इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है इसको भंग किया जाएगा। चलिए जोगिंदर जी, आपसे आखिरी मेरा सवाल है कि किसानों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको किसानों के भविष्य को लेकर, क्या बहुत कम शब्दों में कि क्या और होना चाहिए, किस दिशा में और काम करना चाहिए? क्योंकि खेती की संभावनाएं जो हैं पहाड़ी क्षेत्रों में तलाशना अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाता है। देखिए, खेती किसानी को समृद्धशाली बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, वो आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने कपोल कल्पित कोरी घोषणा ना करके किसान कैसे खुशहाल जीवन जिए और कैसे उसकी आय दोगुनी हो। और जहाँ तक हमारे सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों की बात है, वहाँ पर जंगली जानवर बहुत नुकसान करते हैं। इसी के तहत अब की हमारी जो गवर्नमेंट ने काम किया है, वहाँ पे हमने ऐसी फसलों की तैयारी की है कि जिसको, चाहे हमारा लेमन ग्रास हो, चाहे हमारा गुलाब की खेती हो, चाहे हमारे सेब की उत्पादकता के लिए काम बढ़ाना हो, तो अब ऐसा काम हो रहा है खेती किसानी के लिए कि जितना पहले कभी आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। इसके लिए मैं अपनी केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार को बधाई देता हूं। रिवर्स पलायन आयोग में भी हमने मनरेगा से भी उनको जोड़ा है, और जो हमारे अभी कोविड में जो हमारा युवा वापस आया उसको वहीं खेती किसानी से कैसे जोड़े। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तक का ऋण, बिना ब्याज का ऋण हमारी सरकार उसको दे रही है। कृषि संयंत्रों पर भी जो छूट है वो इतनी कहीं नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, नफस अंबालवी का एक शेर है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमां कुछ कम है। तो जो युवा शक्ति है उसकी परवाज़ बहुत ऊंची है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के जो युवा हमारे बीच में हैं वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, और उत्तराखंड जो है वो तमाम चुनौतियों को, तमाम बाधाओं को पार करते हुए सिरमौर बने। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस सत्र में हमारे साथ जुड़े।